बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA लॉन्ग कोर्स जो 156 है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो जो उसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि www.joinpakistanarmy.gov.pk वहाँ पर ऑफिशियली इस दफ़ा कुछ चेंजेस भी लाई गई हैं, वो क्या क्या है वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने से पहले आप इसको लाजमी देखिए, क्योंकि अगर आप इसमें से एक 1x स्टेप भी फॉलो नहीं करते तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। उसके अलावा आपको टेस्ट के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा, तो फिर आपकी अनफिटनेस की जो एक स्टंप है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे लग जाएगी, तो जो कि पूरी लाइफ उसके ऊपर रहती है। तो उससे बचने के लिए आपको ये एक एक चीज़ जो है ना वो देखनी लाजमी है। अब इसमें देखेंगे क्या, जो कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो मैंने वेबसाइट से कलेक्ट की है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस दफ़ा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा हॉप सर्टिफिकेट भी अलाउ है, इस दफ़ा सिविलियन भी और कैडेट्स भी हैं, ये सारा कुछ है। उसके अलावा जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो कितने दिन तक ओपन रहेगी और कब ये जो है ना वो क्लोज कर दी जाती है, फिर आप लोगों के इनिशियल जो टेस्ट हैं वो कब स्टार्ट होंगे, और जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो रोल नंबर स्लिप कितने दिन के अंदर आ जाती है। उसके बाद ये आपके एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। इसमें FA FSC वाले बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई कर सकते होते हैं। रिपीटर जो है और फ्रेशर कैंडिडेट्स, ये किन्होंने क्लिक करना है, रिपीटर पे किसने क्लिक करना है, फ्रेश एज अ फ्रेशी किसने क्लिक करना है, ये भी स्टूडेंट्स जो है ना अगर क्लिक कर देते हैं थोड़ा सा भी गलत तो फिर आपके सारा टेस्ट का सिनेरियो चेंज हो जाता है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन कौन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी कि आपका मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, ऐसे राइटिंग होती है, इनिशियल इंटरव्यू होता है, फिर आपको ISSB फॉर्म किन किन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा और किन को नहीं दिया जाएगा, कितने मार्क्स किसी के आएंगे तो उसको ISSB फॉर्म मिलेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सेंटर में जाते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं और किस फॉर्मेट के अंदर आपके पास होने चाहिए, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है आफ्टर ऑल द सिलेक्शन प्रोसेस वो कितना होता है, सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने PMA 156 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, उसका फ्री जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वो कल 26 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं जी, और ये तकरीबन डेली लाइव क्लासेस होती है गूगल मीट पर, और इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डर लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते किसी वजह से तो रिकॉर्डर लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, PDF नोट्स दिए जाएंगे। 18 से तकरीबन 20 आपके मॉक टेस्ट होंगे जो कि ऑनलाइन टेस्ट जिसको कहते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। PDF नोट्स हो गए, रिकॉर्डर लेक्चर्स हो गए, और उसके साथ लाइव क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी। 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा, और ये हमारी कल से सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ज्वाइन करना है आप जो है ना वो हमारे ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर हम अपना नंबर शेयर करेंगे, आप उस नंबर पर टेक्स्ट करेंगे तो आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर आप देख लें कि सबसे पहले जो उन्होंने मेंशन किया है वो किया है जी यहाँ पर आपकी एज कितनी है जी, 17 से लेकर 22 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन वो 1 नवंबर 2025 तक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल 2005 है तो 2005 डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है ना वो 5 मार्च 2005 है, तो उससे लेकर आपने 1 नवंबर 2025 तक कैलकुलेटर में अपनी एज चेक करनी, मेरी कितनी एज बनती है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सारों को पता है, लेकिन जो एंड पे डेट आपने डालनी है कि किस तक मेरी कितनी एज बनती है। अभी जो आपकी जितनी है वो नहीं, आपने 1 नवंबर 2025 तक अपनी जो है ना वो डेट चेक करनी। मैरिटल स्टेटस, जो आप शादीशुदा या शादीशुदा, तो अनमैरिड जो है ना वो गैर शादीशुदा जिसको कहते हैं अनमैरिड होने चाहिए। मैरिड सर्विंग पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ 20 ईयर ऑफ एज आर एलिजिबल। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि नेवी, एयरफोर्स या आर्मी के अंदर एज अ सोल्जर या कोई भी किसी भी पोस्ट पे है, और अगर वो शादीशुदा है और उसकी एज 20 साल से ज़्यादा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो बाकी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर नहीं सर्व कर रहे वो क्या करते हैं, वो अनमैरिड होना चाहिए। जेंडर इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है वो आपकी 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए। सेंटीमीटर में करें तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी जो है ना हाइट है। अगर आपकी 162 सेंटीमीटर है और 0.5 जो है सेंटीमीटर वो आपकी कम है तो आप रिजेक्ट हैं, तो इस पर कोई किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं होती। जो वेट आपका होता है उसको आपने कैलकुलेटर, जिसको बॉडी मास पर इंडेक्स कहते हैं, आप BMI कैलकुलेटर लिखेंगे जब गूगल पर तो आपको एक कैलकुलेटर आएगा, वहाँ पर आप अपनी एज लिखेंगे और अपनी हाइट और वेट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉर्मल वेट है, आइडियल वेट है,
अंडर वेट है आप या ओवर वेट है। अगर ज़्यादा वेट है तो वेट को लूज़ कीजिए, अगर कम वेट है तो फिर आप उतना गेन कर ले। लेकिन इसमें इतना कोई इशू नहीं होता, ये आपको टाइम दे देते हैं। इसके अंदर टाइम नहीं मिलता, मतलब हाइट आप रिजेक्ट हो जाते हो। उसके अलावा जी आपकी जो एज है उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं देते, तो ये आप रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 3 मंथ की जो रिलैक्सेशन होती है अप एंड डाउन वो आपको मिलती है, लेकिन ये है कि वो फिर एज के अंदर उसी के अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद ही हम नेशनैलिटी की अगर बात करें तो पूरे पाकिस्तान से तमाम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर ये है कि आपकी ये 25 मार्च से लेकर 2005 यानी कि 4 मई तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास तकरीबन 1 मंथ है। और उसके बाद जी ऑनलाइन ओनली इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। पहले सेंटर में भी अप्लाई हो जाता था, इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन कर दिया, आप सेंटर में अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपके जो टेस्ट स्टार्ट होंगे तो वो होंगे मई 9 से लेकर जुलाई 4, यानी 2 महीने तक तकरीबन आपके जो टेस्ट हैं वो रहेंगे। सैटरडे एंड संडे आपका टेस्ट नहीं रहता, और उसके अलावा और कुछ हॉलीडेज़ भी आ सकती है, तो उस दिन भी आपका जो टेस्ट है वो कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स पे बात करें तो ये आपका इंटरमीडिएट उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। अब इंटरमीडिएट के अंदर आपका क्या आ जाता है, एफएससी भी आ जाता है, आपका एफए भी आ जाता है, उसके अलावा जी वो आईसीएस भी आ जाता है, और उसके अलावा जो एओ लेवल होता है वो भी आ जाते हैं सारे। तो सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज आपको बता दी 17 से लेकर कितना है जी 22 ईयर तक आपकी एज है। 3 मंथ की रिलैक्सेशन है, यानी कि अप एंड डाउन। मतलब ये है कि अगर आपकी 16 ईयर एंड 9 मंथ्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी 1 नवंबर 2025 तक कोई 22 साल और 3 महीने बन गई है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद जी ग्रेजुएट्स, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल मज़ीद पढ़ा हुआ है, वो बीए किया हुआ है ये वो, तो उनके लिए 1 साल की रिलैक्सेशन होती है, तो 1 साल उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है। और वो जिन्होंने 4 साल बीएस वगैरह किया होता है उनको इससे 1 साल और मिल जाता है, वो 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल उनके लिए और ज़्यादा हो जाता है जो आर्मी में सर्व कर रहे होते हैं, उनको 25 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हर एक के लिए, ग्रेजुएट्स जो 2 ईयर का है उसके लिए अलग उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हो, ग्रेजुएशन जो 4 ईयर की है उसकी अलग है, जो आर्मी के अंदर सर्व कर रहा है एज अ सोल्जर उसकी अलग है, और जो आप लोग हैं ज़्यादातर जो इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 7 इंटू 22 ईयर है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन की, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम 55% मार्क्स एफए एंड एफएससी या इक्विवेलेंट, यानी कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, चाहे एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, या आपका कोई भी आईसीएस है, या एडवांस लेवल जो एओ लेवल होता है उसके अंदर, तो ये आपका होगा 55% मार्क्स। अब ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु सिक्योर 60%, ये 60% वो स्टूडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है जिन्होंने 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है, वो बीए, बीएससी या बीएससी ऑनर्स की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना है 60%, और उनके फिर एफए के अंदर अगर 50% भी है तो वो एलिजिबल है। और उसके बाद हमारे पास अगर कोई आर्मी के अंदर सर्व कर रहा है सोल्जर, उसके भी मतलब 50% भी हैं तो वो हमारे पास अप्लाई कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जी होप सर्टिफिकेट की। होप सर्टिफिकेट जो है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर के जो है ना वो आपने एग्ज़ाम दे दिए एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, तो अब आप होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब उसमें ये होता है कि आपने अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाना होता है, और उस पर लिखना होता है कि हमारा ये जो कैंडिडेट है ये मिनिमम 55% मार्क्स गेन कर लेगा। आपके फर्स्ट ईयर में जो पार्ट 1 है उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर आपके 55% अगर मार्क्स हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो ये है कि अगर आप होप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं एफएससी या ए लेवल वगैरह, इक्विवेलेंट फाइनल रिजल्ट्स, मार्कशीट वगैरह, अगर आप ये बनवा लेते हैं तो उसमें एक कंडीशन ये है कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है देन यू हैव टू सबमिट विद इन द 1 वीक ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ बोर्ड रिजल्ट्स, अदरवाइज कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड इन द फाइनल, नॉट कंसीडर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसी के 1 वीक के अंदर अंदर आपने GHQ रावलपिंडी के अंदर अपना रिजल्ट जो है वो सबमिट करना होता है, या अपने सेंटर के अंदर जो मुतलका सेंटर होता है वहाँ पर भी आप सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वो अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट एंड ऑब्टेन लेस दैन 55% मार्क्स। हो सकता है कि आपके पार्ट 1 के अंदर 55% आ गया, लेकिन जब आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया और दोनों को कंबाइन किया तो जो रिज़ल्ट था वो आपका 54% बन गया या इससे बिलो बन गया, तो आप जितने भी टेस्ट पास कर चुके हैं वो सारे वेस्ट हो गए, तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 55% इन आफ्टर द इंटरमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट वन एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर ये आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप ISSB से 2 दफ़ा नोट रिकमेंड हो गए, चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स कोई भी आपने दी हुई है, तो उसके अंदर आप अगर 2 टाइम नोट रिकमेंड हो गए, थर्ड टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड टाइम आफ्टर द ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पे 2 टाइम्स ISSB दे सकते हैं और आफ्टर द ग्रेजुएशन फिर आपको एक चांस और मिलता है। यहाँ पर एक और पॉइंट नंबर 2 है थ्राइस फेलियर। थ्राइस फेलियर से यहाँ पर मेंशन है कि आप इंटेलिजेंस या एकेडमिक के अंदर हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक इनमें किसी में वर्बल में, नॉन वर्बल में और एकेडमिक में फेल हो गए हैं तो आप फेलियर, एक आपका चांस वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप इंटरव्यू से नोट रिकमेंड हो गए हैं तो फिर आपका क्या होगा, फिर आपका चांस वेस्ट नहीं होगा। अगर आप फिज़िकल टेस्ट के अंदर फेल हो गए हैं तो आपका जो चांस है वो वेस्ट नहीं होगा। अगर आप मेडिकल में अनफिट हो गए हैं तो आपका जो चांस है वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये आपकी चीज़ें हैं। लेकिन इंटेलिजेंस या एकेडमिक के अंदर जो इनिशियल आपका टेस्ट होता है उसके अंदर अगर आप 3 दफ़ा फेल हो जाते हैं तो फिर आप इन फ्यूचर यू आर इनएलिजिबल फॉर द फ्यूचर PMA लॉन्ग कोर्स। ये उसके बाद ये हमारे पास थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी और की ISSB दी हुई है, नेवी या एयरफोर्स की रिसेंटली ISSB दी है, इस ISSB से और आपकी PMA की ISSB में अगर 120 दिन का गैप नहीं है, उससे कम बन रहा है, तो आप ISSB के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका। बाकी फोर्थ पॉइंट पे ये है कि अगर आप कहीं पर भी गवर्नमेंटल या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कहीं सर्व करते थे, किसी वजह से आपको रिमूव कर दिया गया, डीबैंड मुअत्तल कर दिया गया गवर्नमेंट सर्विस से इंक्लूड आर्म्ड फोर्सेस, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। फिर आपका यहाँ पर 5th नंबर पर यह है कि कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी हीनियस ऑफेंस, किसी भी आपके ऊपर कोई FIR वगैरह हुई, किसी भी ऐसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, तो उसके ऊपर आपके ये सारा रिकॉर्ड अगर मौजूद है पुलिस स्टेशन के अंदर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और टू बी असर्टेन्ड बाय द कॉम्पिटेंट मिलिट्री अथॉरिटी। उसके बाद ये आपके पास 6 नंबर पर है परमानेंट डिक्लेयर्ड अनफिट। अगर आप मेडिकल बोर्ड से आपने अप्लाई किया था और वहाँ पर उन्होंने स्टंप लगा दी कि परमानेंट अनफिट हो गए हैं, ठीक है, आपने अपील वगैरह भी की, वो भी रिजेक्ट हो गया सारा प्रोसेस, तो फिर आप इन फ्यूचर किसी भी फोर्सेस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। हाउएवर पाकिस्तान एयरफोर्स कैंडिडेट हु बिकम मेडिकल अनफिट फॉर फ्लाइंग बट फिट फॉर द ग्राउंड ब्रांचेस कैन अंडरगो रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप एयरफोर्स के अंदर गए हैं और वहाँ पर GD पायलट के अंदर अप्लाई किया और वहाँ से अनफिट हो गए, तो वो हो सकता है वो आपको एज आ फ्लाइंग ऑफिसर उन्होंने अनफिट किया हुआ, लेकिन जो ग्राउंड ब्रांचेस होती हैं जो आपकी मिलिट्री की होती है उसके लिए तो आप फिट हैं। फ्लाइंग ऑफिसर के लिए फॉर एग्जांपल वो आईसाइट के लिए बड़ा नोट रिकमेंड करते हैं PEF वाले, GDP वाले, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाती है, तो वो लोग फिर लाजमी इसमें चांस लें। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन मैं ये चीज़ें जो आपको एलैबोरेट कर रहा हूँ तो आप इन फ्यूचर भी इसको याद रखिएगा। कैंडिडेट्स इफ़ दे आर डिज़ायर्स टू जॉइन अदर आर्म्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर पॉइंट नेक्स्ट वाला है जिसमें मेडिकल अनफिट, ये वही है विड्रा, अगर आपको किसी चीज़ से जो है ना वो निकाला गया है किसी भी गवर्नमेंट, और यहाँ पर पॉजिटिव ड्रग टेस्ट फ्रॉम द CMH मिलिट्री हॉस्पिटल्स, हाँ आपका टेस्ट होगा, अगर उसमें आप पॉजिटिव आ जाते हैं CMH के अंदर जो आपका सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, जब आपका मेडिकल लिया जाएगा तो फिर आपको क्या करते हैं परमानेंट अनफिट कर देते हैं ड्रग की वजह से। ये स्मोकिंग, सिगरेट्स, ये उसकी वजह से नहीं होता। ड्रग एडिक्शन एक और चीज़ है जो कि आप हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं। आगे यहाँ पर नोट लिखा है कि ISSB सिलेक्शन सिस्टम एक्सेस नेचुरल ऑफिसर पोटेंशियल। आप यहाँ पर नेचुरल मतलब ये है कि आर्टिफिशियल स्टूडेंट्स उनको नहीं चाहिए, जैसे आप हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है वही उनको चाहिए। कोचिंग ऑन ISSB टेस्ट एडवर्सली इफेक्ट्स ऑन द चांस ऑफ द सिलेक्शन। अगर आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं ISSB की प्रिपरेशन के लिए तो वो आपके चांस को इफेक्ट कर सकता है। ISSB के पास ये अथॉरिटी है, वो आपको नोट रिकमेंड कर सकती है जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू ज्वाइंड एनी कोचिंग एकेडमी फॉर द ISSB सिलेक्शन, बिकॉज द एकेडमीज मेक द पर्सन आर्टिफिशियल not and they destroyed their natural habits and the natural things। तो वो हमारे पास आर्मी इस चीज़ को क्या करती है, वो अलाउ नहीं करती है, एंड रिजल्ट्स इन मैनी कॉन्ट्राडिक्शन इन पर्सनैलिटी ट्रेड्स। ठीक है, वो इन ट्रेड्स वगैरह पर्सनैलिटीज़ को चेंज कर देती है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वो आपको यूँ कर ले कि ट्रेन करते हैं एक अपने अकॉर्डिंगली। इन केस इट इज़ फाउंड दैट एनी कैंडिडेट trained in any private coaching center will be considered as ineligible to apply for all types of the commissioned forces। अगर उनको इस चीज़ का पता चलता है कि आप किसी एकेडमी से पढ़े हुए हैं, किसी भी फोर्सेस एकेडमी से ISSB की आपने प्रिपरेशन की है वहाँ से, तो वो फिर क्या करेंगे, आपको इनएलिजिबल कर देंगे। जब आप ISSB देने जाते हैं तो फर्स्ट डे जब साइक का डे होता है
उस दिन आपको वो पूछते हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए हैं, तो रेज़ योर हैंड्स, तो वहाँ पर फिर जो करता है वो फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है वो अपना थ्रू इंटरनेट जो है ना वो, अब इस वक्त इस दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि अ कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑन वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.p कि इंडिविजुअल हैव टू विजिट वेबसाइट्स फॉर एग्जाम स्लिप आफ्टर सक्सेसफुल री इंटरिंग रजिस्टरिंग हिमसेल्फ नॉर्मली इट टेक्स 5 to 7 वर्किंग डेज, यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर जो है वो आपको रोल नंबर स्लिप आपकी जो है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो जाती है। अपना CNA से लिखें, कैप्चा फिल करें और आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आपको शो हो जाएगी कि टेस्ट किस दिन है और आपका कौन सा सेंटर है। वो सेंटर आपने खुद वैसे चूज़ करना होता है। डेज फॉर जनरेशन फॉर एग्जाम स्लिप कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट एन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम गिवन फॉर द प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप। डेट वंस गिवन विल नॉट बी चेंज। यहाँ पर उन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि डेट वंस गिवन विल नॉट बी चेंज, आपकी जो टेस्ट की डेट है वो चेंज नहीं की जाएगी, ठीक है, ये वाला उन्होंने लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स विल आल्सो ब्रिंग अलोंग डॉक्यूमेंट्स, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आगे देखते हैं वो आपने लेके आने हैं। मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट्स मस्ट अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, क्योंकि आपका सारा टेस्ट कंप्यूटर पर होता है। वर्किंग नॉलेज से बता दिया है कि वैसे आपको वहाँ पर ब्रीफ किया जाता है कि आपको हाउ टू ऑन योर कंप्यूटर, और उसके बाद आपने अपना रोल नंबर स्लिप कैसे रोल नंबर कैसे एंटर करना है, फिर ये आपका जो है ना वो स्क्रॉल अप डाउन वगैरह ये आपको पहले ही आता होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि रिपीटर और फ्रेशन कैंडिडेट्स आप किसने सेलेक्ट करना, ये बड़ा एक हसास सा कॉम्प्लिकेटेड सा जो एक ऑप्शन होता है वो आप अब ध्यान से देखिएगा। अब वो स्टूडेंट सबसे पहले जिन्होंने TCC का टेस्ट दे लिया है, ठीक है, ये वाले ये स्टूडेंट्स रिपीटर हैं। जिन्होंने TCC का टेस्ट दिया, टेक्निकल कैडेट कोर्सेज को कहते हैं, ये आफ्टर FSC प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, अभी 37 गुजरा है टेक्निकल कैडेट कोर्स। जब ये PMA लॉन्ग कोर्स पे अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ पर क्लिक करेंगे, एज अ रिपीटर कैंडिडेट्स। और वो स्टूडेंट जिन्होंने एक दफ़ा PMA एनी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर PMA लॉन्ग कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेश कैंडिडेट, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अपीयर्ड इन द ISSB पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स। अगर आप नेवी और एयरफोर्स के अंदर उसकी ISSB दे चुके हैं तो फिर आप लगाएंगे मैं रिपीटर हूँ, ठीक है। अगर आप किसी और फोर्स की ISSB नहीं दे चुके तो फिर आप क्या लगाएंगे, फ्रेश। अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर उनके आपने इनिशियल दिए हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उसकी ISSB नेवी और एयरफोर्स की नहीं दी तो आप क्या करेंगे, आप फ्रेश कैंडिडेट्स। रिपीटेड कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट एट कंसर्न आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर AS&RC फॉर्म 9 मई। ये देखें ना, जिन्होंने रिपीटर सेलेक्ट किया होगा वो 9 मई को जाएंगे। 9 मई से लेकर 23 मई तक उनका टेस्ट होगा। फॉर प्रीलिमिनरी उनके कुछ और टेस्ट होते हैं, उनका ये वाला कंप्यूटराइज नहीं होता। अब मैं आपको इसको आसान बना देता हूँ। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ISSB दी हुई है, बस ये बात ध्यान में रखें, जिन्होंने ISSB दी हुई है, चाहे वो नेवी की थी, चाहे वो आर्मी की थी, चाहे वो PEF की थी, पाकिस्तान एयरफोर्स की थी, वो अगर ISSB दे चुके हैं तो वो कहाँ पर लगाएंगे, वो रिपीटर है। बाकी सारे जिन्होंने इनिशियल वगैरह दिया हुआ है जो भी है वो फ्रेशर ही लगाएंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। जिन्होंने इनिशियल दिया हुआ है वो लगाएंगे फ्रेशर, जिन्होंने ISSB दिया हुआ है किसी भी आर्म्ड फोर्स का वो रिपीटर लगाएंगे। बस सिंपल सा है, ऐसे उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला आपका होता है वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। उसके बाद आपका इंग्लिश उर्दू वगैरह जो है ना वो खैर उन्होंने वैसे बाद में लिखा होता है। सबसे पहले आपका वर्बल होता है, ठीक है, उसके बाद आपका नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल ये सारे जब आप पास कर लेते हो, थर्ड नंबर पर आपका एकेडमिक टेस्ट हो जाता है। ये जब टेस्ट होता है तो उसी दिन सेम डे जिस दिन आपका ये टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसी दिन आपको एक हॉल में बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपके मेडिकल चेकअप किया जाएगा। वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा कि मेडिकल किस तरह चेक किया जाता है। फिर आपका जी फिजिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर हम आगे देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर आपका ये सारा कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपकी मेडिकल होगा जो कि एक दिन ही ये 2 हो जाएंगे। फिर आपको टाइम दिया जाएगा 5-6 दिन का कि आपके 5-6 दिन बाद फिजिकल टेस्ट है। फिर आपको फिर 6-7 दिन दिए जाएंगे कि आपका इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू से पहले फिर आपका क्या होता है, वो कुछ ऐसे राइटिंग होती है, वो आगे लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने फिजिकल के कुछ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि आपकी रनिंग होगी जिसमें 1.6 किलोमीटर है, 8 मिनट की रनिंग है। फिर आपका फर्स्ट रनिंग है। सेकंड नंबर पर आपकी पुशअप्स हैं जो कि 15 है, 2 मिनट के अंदर है। थर्ड नंबर पर क्रंचीज़ हैं जो कि 20 हैं और 2 मिनट्स के अंदर होती हैं। 4 नंबर पर पुल अप्स हैं जो कि 3 हैं और 2 मिनट्स के अंदर होती है। तो पुल अप्स जो है ना उसको चिन अप्स के साथ आपने कंबाइन नहीं करना, पुल अप्स और होती हैं, चिन अप्स और होती हैं। फिर आपकी 5th नंबर पर डिच क्रॉसिंग है जिसमें 7.5 जो ना 4 फीट लेंथ और विड्थ यानी कि एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर है और 4 फीट उसकी डेप्थ है, तो वो आपने क्रॉस करनी होती है।
हर एक फिजिकल क्राइटेरिया के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स इसके होंगे, इसी तरह कोई 3 पॉइंट्स इनके होते हैं तकरीबन। तो ये आपका जो होता है या 1 पॉइंट इसका होता है, तो ये पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स में से जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स जो है ना वो गेन करेंगे तो आपके मेरिट के ऊपर उतना इफेक्ट होगा। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि पासिंग ऑल इवेंट्स विद मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स एज पर अबव टेबल आर मैंडेटरी फॉर ईच कैंडिडेट। हर टेस्ट को आपने फिजिकल का लाजमी पास करना है। ये जो 5 टेस्ट हैं, और आ कैंडिडेट फेलिंग इन 1x इवेंट, आप फॉर एग्जाम्पल पुशअप में फेल हो जाते हैं तो रिजेक्ट कर, वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और विल बी कंसिडर्ड फिजिकल टेस्ट फेलियर एंड विल नॉट बी गिवन द इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आपको वो फॉर्म नहीं दिया जाएगा, या आप जेल में। अब इनिशियल इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, जिस तरह कैंडिडेट्स क्लियरिंग रिटन मेडिकल फिजिकल टेस्ट विल बी फाइनली इंटरव्यूड बाय SNRO इंस्टेड ऑफ ब्रिक बाय द फॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिस्ट। मतलब ठीक है, इसको रहने दें। बिफोर इंटरव्यू एवरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे। जब आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आपको 10 लाइन इंग्लिश में लिखनी है और 10 लाइन उर्दू के अंदर लिखनी है, ठीक है। ऐसे आपकी राइटिंग होगी, ऐसे राइटिंग के अंदर क्या होगा, 10 लाइंस आपने उर्दू में लिखनी है, 10 लाइंस फॉर इंग्लिश, और 10 लाइंस ही आपने किस में लिखनी है, तो 10 लाइन ही आपने लाइंस जो है वो लिखनी है उर्दू का ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके अंदर प्लेन पेपर से मुराद होता है जो आपको फोटोकॉपी वाला पेज होता है जिसके अंदर लाइंस नहीं लगी होती, वो आपको पेज दिया जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस आप घर बैठ के लाजमी करनी है, नहीं तो आपकी लाइंस कोई ऊपर हो जाएगी, कोई नीचे हो जाएगी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, तो वो सारी एक प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी। टू बी इशू टू कैंडिडेट्स बिफोर इंटरव्यू फॉर इंग्लिश एंड उर्दू ऐसे, आपका एक साइड पे उर्दू लिखना होगा, एक साइड पे इंग्लिश ऐसे लिखना होगा। 10-10 लाइन रिक्वायर, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 1-2 लाइन कम भी लिख सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ होता है, इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसे कहाँ 10 लाइन का आ गया। टॉपिक ऑफ द डे, जो आपको टॉपिक दिया जाएगा विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द बोर्ड इन एग्जाम हॉल रूम। आपको वो या तो ओरली बता देंगे या फिर वो किसी वर्बली बता देंगे या फिर वो किसी बोर्ड पे लिख देंगे कि आपका ये टॉपिक है, इस पे आपने ऐसे लिखना है। एक उर्दू का टॉपिक होगा और एक इंग्लिश। फॉर एग्जांपल उर्दू का टॉपिक हो सकता है मेरा ख़ानदान, और इंग्लिश का टॉपिक हो सकता है को एजुकेशन, या आप टेररिज्म पे वो पूछ सकते हैं। तो अब एकेडमिकली कोई अच्छा ऐसे देते हैं या पैराग्राफ देते हैं, पहले बस ऐसे ही नॉर्मल सी चीज़ें पूछ लेते थे, अब थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। विल राइट पॉइंटर्स ऑफ एवरी कैंडिडेट अपीयरिंग इन इंटरव्यू, जो आपके वहाँ पर होंगे ये आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे, आपके मार्क्स वहाँ पर लिखे जाएंगे, कितने आपको पॉइंट्स मिले हैं। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन मार्क्स आउट ऑफ 20, मतलब 20 10 नंबर का इंग्लिश का है, 10 नंबर उर्दू का है, तो 20 मार्क्स के 2 ऐसे हो गए, और उसमें से कैंडिडेट्स स्कोरिंग लेस दैन 12 मार्क्स। 12 मार्क्स आउट ऑफ द 10 ये आपके होना लाजमी है। अगर आप इससे कम आउट ऑफ 20 अगर आप इससे कम मार्क्स अटेन करते हैं तो फिर आप फेल कर दिए जाते हैं। मार्क्स विल बी कंसिडर्ड फेलियर, अगर आप 10 से कम लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। विल नॉट बी गिवन इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB, आपको ISSB फॉर्म नहीं दिया जाएगा। एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो आप ऐसे लिखते हो इसके बारे में, जो भी आपने दोनों ऐसे लिखे तो इंटरव्यू में इससे पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे, कोई एग्जांपल कोट कर दी, कोई भी आपने फैक्ट एंड फिगर को मेंशन कर दिया, कोई अपना ओपिनियन दे दिया, तो कोई भी चीज़ आपने अडॉप्ट कर ली तो उसमें इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है और वो पूछता भी है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो आपने ध्यान में रखनी, कैसे आप किस तरह लिख रहे हैं। ISSB जो है वो आपका फर्दर प्रोसेस होता है कि अगर आप ये सारा ऐसे इंटरव्यू हर चीज़ पास कर गए हो तो फिर क्या होगा कि आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ASNRC विल फिल इन ऑल रिक्वायर्ड इंटरव्यूज फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू मार्क्स इन मॉड्यूल। देखें उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि आपके फिजिकल के टेस्ट, आपके इंटरव्यू के टेस्ट, आपके बाकी सारे टेस्ट जो होते हैं वो एक मॉड्यूल के ऊपर मेंशन किए जाएंगे। उसके बाद फर्दर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटर सिलेक्शन बोर्ड विल बी डन बाय पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट थ्रू मेरिट। मेरिट जो है उस पर, बल्कि सारों को ही अब ऐसा होता है कि जो इनिशियल इंटरव्यू होता है ना उसमें ही मेरिट बन जाता है। अगर आप कम्पिटेंट हैं तो आपको रिकमेंड कर देंगे, अगर आप नहीं कम्पिटेंट, उनको लगता है कि आपके मार्क्स बाकी टेस्टों में भी कम है तो आपको इंटरव्यू में भी फिर फेल कर देते हैं, तो वो फिर वहीं पर आपको ISSB मिलता नहीं है, तो आप ऐसा करते होते हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंटर सिलेक्शन बोर्ड ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हो जाते हैं फिर उनका फाइनल मेडिकल होता है नियर बाय कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, फिर वो CMH के अंदर जाते हैं। डिफरेंट CMH के अंदर डिफरेंट आपके टेस्ट होंगे, कोई अब लाहौर होगा, कोई आपका रावलपिंडी जाना पड़ेगा, किसी के लिए पेशावर जाना पड़ेगा, जहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो आप वहाँ पर चेक करवा सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट जनरल हेडक्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड किया जाएगा कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, तो उस पर आप ISSB में रिकमेंड या नॉन रिकमेंड होंगे कि टोटल एक डायमेंशन जो GTO, साइक और उसके अलावा डिप्यूटी प्रेसिडेंट, उनकी डायमेंशंस को देखते हुए
हुए आपके एक एक टेस्ट के इनिशियल और पॉइंट्स वगैरह ऐड करने के बाद क्या होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA काकुल के अंदर 2 साल की। 2 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट हो जाते हो, लेफ्टिनेंट। आफ्टर 5 ईयर तकरीबन आप कैप्टन पे चले जाते हो, फिर मेजर, इस तरह आप ब्रिगेडियर और ये कर्नल और ये सारे तरह लेफ्टिनेंट, ये आप आगे फिर सो ऑन चलता जाता है। तो ये जी आपका प्रोसेस था। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से लेके जाने हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी ओरिजिनल आपने अपना डिटेल मार्कशीट जो है मैट्रिक और FA, यानी कि बड़ा सिंपल सा है, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड उठा लें ओरिजिनल और साथ में उठा लें अपनी FSC का, बस। सेकंड नंबर पर उन्होंने कहा है कि अपना ID कार्ड उठा लें, वो जो 18 साल से ज़्यादा है वो अपना ID कार्ड उठा लें, और जो 18 साल से कम है वो अपना बे फॉर्म ले लें, ठीक है। और उसके साथ बे फॉर्म के साथ अपने गार्डियन पेरेंट्स का भी ID कार्ड उठा लें, ठीक है। ये वाला आपने कर लेना है। वो जो 18 से कम है वो FRC, पे फॉर्म, या अभी तो दूसरे भी बन रहे हैं, टोकन भी आप लेके जा सकते हो। तो ये आपने बात कर ली। उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है टेस्ट फोटोकॉपीज़ ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स। अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एक आपने मैट्रिक के 2 फोटोकॉपीज़ करवानी है, साथ में इंटर की 2 फोटोकॉपी करवा लें, और साथ में आप अपने ID कार्ड की 2 फोटोकॉपीज़ करवा लें। उनको आपने टेस्टेड करवा लेना किसी भी 16, 17, 18 ग्रेड के ऑफिसर से, चाहे वो पुलिस में है, किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के अंदर है, किसी बैंक के अंदर है, किसी वो वाइल्ड जो है ना वो लाइफ के डिपार्टमेंट के अंदर है, वो कहीं भी गवर्नमेंट चाहे म्यूनसिपल कमेटी के अंदर है, तो आपने उससे अटेस्टेड करवा लेना। 4th नंबर पर आपने 3 जो अपनी फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होती हैं कलर्ड फॉर्म के अंदर, फ्रंट और बैक से, उनको आपने टेस्टेड करवाना है, ड्यूली अटेस्टेड, यानी कि फ्रंट से भी और बैक से भी। और उसको आपने क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर जो होता है ना 16 से अबव का, जो 17 या 18, वो आप करवा लें किसी भी प्रिंसिपल से या किसी भी कॉलेज के प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी के जो कि गवर्नमेंटल हो। और उसके बाद जी यहाँ पर अगर जो नोट रिकमेंड हो गए थे, उन्होंने अपने नोट रिकमेंड जो प्रीवियस उनका बैच था, चाहे नेवी, एयरफोर्स या आर्मी था, वो लेके जाना है, ठीक है। वो एज आ रिपीटर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्लिक किया होगा रिपीटर पे। और यहाँ पर 5th नंबर पर है जो ओल्ड ID कार्ड होते हैं जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी होती है, वो एलिजिबल नहीं है, वो अपना उसको रीन्यू करें। ये जो फॉर्म्स हैं जो आप अप्लाई करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी अप्लाई का तरीका बता दूंगा। joinpakarmy.gov.pk लिखेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इस दफ़ा इन्होंने 2 फॉर्म्स दिए हैं, तो आपने उनको फिल करना है, और बाकी जो डिटेल है वो आपके ISSB फॉर्म पे पूछा जाएगा, या वहाँ पर जाके भी कोई न्यू फॉर्म भी वो आपको दे सकते हैं। अब कोई भी बात पूछने वाली है, माई कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज़ ओपन। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था स्टार्ट पे ये सारी चीज़ें जो ना आपको जितनी भी हमने यहाँ पर देखी हैं, तो वो आप इनको कंसीडर करना है अप्लाई करने से पहले लाजमी। और अगर आपने फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर है। क्लासेस लेनी है तो परसों से, यानी कि कल से 26 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लाजमी ज्वाइन कीजिए, आपको 100% प्रिपेयर किया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।